लुमियन के मन में तुरंत कई विचार उभर आए, लेकिन उसने उन्हें अपने कार्यों से विचलित नहीं होने दिया। वह गुइलॉम बेनेट की ओर दौड़ा, अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और उसे दुश्मन के सिर के चारों ओर लपेट दिया। बिना रुके वह तेजी से पादरी के पीछे घूम गया, और एक झटके में गुइलॉम बेनेट का सिर घूम गया और उसकी रीढ़ की हड्डी की ओर मुड़ गया। उफ! लुमियन ने राहत की सांस ली, ये जानकर कि सबसे बड़ी समस्या हल हो गई थी। उसे जल्दी से घर जाकर अपनी बहन के साथ भाग जाना था, बाकी का काम उन 3 विदेशियों पर छोड़कर। लेकिन जैसे ही लुमियन जाने के लिए मुड़ा, गिलॉम बेनेट, जिसे मृत मान लिया गया था, ने अपनी आंखें खोल दी। उनकी आंखें लाल हो गई थी, और एक तेज भनभनाहट ने लुमियन के सिर को 2 हिस्सों में फाड़ दिया। तीव्र दर्द के कारण वह चीख भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखों के सामने सब कुछ चकनाचूर हो गया, और वह बेहोश होते होते अंधेरे में डूब गया। अल्पविराम। दर्दनाक, कितना दर्दनाक! लुमियन अचानक उठ बैठा, अपनी आंखें खोली और अपना सिर रगड़ा। डॉट 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 उसने अपने शयन कक्ष के परिचित परिवेश को देखा। लकड़ी की मेज, आराम कुर्सी और दोनों ओर अलमारी और छोटी किताबों की अलमारियां। क्या मुझे ग्रांडे सोओ ने बचाया? मैं कितनी देर बेहोश रहा? गिरजाघर में क्या स्थिति है? लुमियन के पास इन सब बातों पर सोचने का समय नहीं था। बिना समय बर्बाद किए लुमियन बिस्तर से उठा, अपना सिर पकड़ा और बाहर भागा। उसने औरोर को पहली मंजिल पर स्थित रसोई में हल्के नीले रंग की पोशाक पहने हुए और रात का खाना बनाते हुए पाया। लुमियन चिल्लाए, औरोर, ग्रैंड सोअर, हमें भागना होगा। पादरी और गांव के कई लोग पागल हो गए हैं। उन्होंने उत्सव के अंत में आवा की हत्या कर दी। उसे पक्का पता नहीं था कि उसकी बहन को इस घटना के बारे में पता है या नहीं, इसलिए उसने सीधे मुद्दे पर बात की। आखिर बचने के कई तरीके थे, और इसका मतलब यह नहीं था कि उसे घटनास्थल पर मौजूद होना ही था। औरोर ने हैरानी से पीछे मुड़कर पूछा, उत्सव? लैंड का उत्सव? हाँ। लुमियन ने जोर से सिर हिलाया। औरोर मुस्कुराई। वो तो वाकई एक चौंकाने वाली कहानी थी। 2 वाक्यों में ही मुझे बहुत डर लग गया। लेकिन सुनो, अपनी कहानियों को लेकर थोड़ा सावधान रहना चाहिए। लैंड का समय अभी कुछ दिन दूर है। लुमियन स्तब्ध रह गया। 33 पुष्टिकरण। लुमियन ने कुछ पल के लिए औरोर की आंखों में देखा और फिर धीरे से पूछा, लैंड शुरू होने में कितने दिन बचे हैं? उसे शक था कि उसकी बहन उसके साथ शरारत कर रही है, लेकिन उसने उसे कभी भी महत्वपूर्ण मामलों में लापरवाह नहीं देखा था। यह एक निर्णायक क्षण था जिसका असर पूरे गांव पर, और शायद उनके अस्तित्व पर भी पड़ सकता था। औरोर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और चुटकी लेते हुए कहा, क्या तुमने दोपहर में झपकी नहीं ली? क्या तुम अभी भी पूरी तरह से जागे नहीं हो? आज 29 मार्च 1358 है। लैंड शुरू होने में अभी कुछ दिन बाकी हैं। 29 मार्च। लुमियन ने कुछ देर उस तारीख पर विचार किया और सोचा कि क्या वह सपना देख रहा है। उसने उपवास के दौरान होने वाले आनंद के उस दौर को भली भांति अनुभव किया था, जिसका अंत रक्तपात में हुआ था। उसने चरवाहे पेरे बेरी को कुल्हाड़ी से अवा का सिर काटते हुए देखा था और चारों ओर खून की बौछार हो रही थी। क्या वह अब सपना देख रहा था, या उसका पिछला अनुभव एक सपना था? चाहे जो भी हो, दोनों ही बातें उसे बहुत वास्तविक लग रही थी। लुमियन को अपनी बहन के चेहरे पर धोखे का कोई संकेत नहीं मिला। बेशक और एक बेहतरीन अभिनेत्री हो सकती थी, लेकिन लुमियन का मानना था कि वह उस तरह की इंसान नहीं थी। वे 5 साल साथ बिता चुके थे, और वह उसके व्यक्तित्व की हर छोटी बड़ी बात जानता था। उसे धोखा देने का कोई तरीका ही नहीं था। ल्यूमियन असमंजस में था क्योंकि वह इस संभावना पर विचार कर रहा था कि उसकी बहन औरों ने उससे तारीख के बारे में झूठ बोला हो सकता है। या तो वह पादरी के नियंत्रण में थी या किसी गुप्त शक्ति के प्रभाव में थी, या फिर सब कुछ सुलझ गया था और वह बस उसके साथ मजाक कर रही थी। यदि इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं था, तो संभवतः और सच कह रही थी। समय पीछे चला गया था और हम 29 मार्च पर पहुंच गए थे, जो कि लैंड से कुछ दिन पहले का दिन था। ल्यूमियन की दुनिया की समझ के अनुसार ये स्पष्ट रूप से असंभव था और ऐसा नहीं होना चाहिए था। हालांकि उसकी बहन के रवैये ने उसे असमंजस में डाल दिया। मुझे इसकी पुष्टि करने का कोई तरीका सोचना होगा। लुमियन ने उस दौरान हुई हर बात को याद करने की कोशिश की और उसे एहसास हुआ कि उसे ज्यादातर बातें आसानी से याद थी। 29 मार्च को, जो लैंड के सफल उत्सव का प्रतीक था, उस दिन औरों ने हल्के नीले रंग की पोशाक पहनी हुई थी। उसे ये भी याद था कि उस रात उसकी मुलाकात ली, रयान और वैलेंटाइन से हुई थी,
जिसके बाद वह उन्हें गिरजाघर ले गया था ताकि पादरी को रंगे हाथों पकड़ सके। क्या हुआ? औरोर ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और अपने अचंभित भाई के सामने हिलाया। ल्यूमियन ने जल्दी से अपने विचारों को समेटा और कहा, औरोर, मुझे अभी एक बात याद आई। मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना होगा। मैं जल्दी वापस आऊंगा। ल्यूमियन को एहसास हुआ कि समय वास्तव में 29 मार्च पर वापस आ गया है या नहीं। इसकी पुष्टि करने का एकमात्र तरीका एवा को ढूंढना था। अगर वह अभी भी जीवित होती तो उसे इस अविश्वसनीय बदलाव को स्वीकार करना ही पड़ता। उसने औरोर के जवाब का इंतजार नहीं किया और उसे दरकिनार करते हुए जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़ गया। मुझे ग्रांडे सोआ कहो, रात के खाने के लिए देर मत करना, औरोर ने उसके पीछे चिल्लाकर कहा। जैसे ही वह एवा लिजिया के घर की ओर भागा, लुमियन को डर था कि अगर वह एक सेकंड भी धीमा हुआ तो वह एक अवर्णनीय दुष्स्वप्न में फंस जाएगा और पूरी तरह से निगल लिया जाएगा। रास्ते में कई ग्रामीणों ने उसे देखा, लेकिन उन्हें डर था कि यह उसकी ओर से किया गया कोई शरारत भरा काम है और उन्होंने रुककर कारण नहीं पूछा। अंततः लुमियन अपने गंतव्य तक पहुंच गया। एवा के पिता गुइलॉम लिजिया कॉडू गांव और आसपास के पहाड़ों में एक प्रसिद्ध जूता बनाने वाले थे। हालांकि वे बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति भी कुछ खास खराब नहीं थी। वे एक भूमिगत हल्के नीले रंग की 2 मंजिला इमारत में रहते थे, जिसके पीछे एक खाली जगह थी जहां घास और लकड़ियां जमा थी, और एक हंसों का बाड़ा मरम्मत किया हुआ था। जब लुमियन पहुंची तो लगभग रात के खाने का समय हो चुका था और लिजिया परिवार के घर की रसोई में कई लोग व्यस्त थे। ल्यूमियन खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ और उसने तुरंत एवा को देखा। नीले रंग की आंखों वाली भूरे बालों की यह लड़की धूसर सफेद रंग की पोशाक पहने अपनी मां के लिए खाना बना रही थी। उसके हाथ पैर फुर्तीले थे और आंखें जीवंत थीं। लुमियन उसे देखकर ही समझ गया कि वह जीवित है। वह सचमुच मरी नहीं है। लुमियन ने एवा की गर्दन को देखते हुए मन ही मन सोचा और टांकों के निशान खोजने की कोशिश की। औरोर के हॉरर उपन्यासों में से एक में एक ऐसा दृश्य था जिसमें एक लाश को इस तरह से सिला गया था कि वह एक जीवित व्यक्ति की तरह दिखे। लेकिन एवा की गर्दन लंबी और चिकनी थी, उस पर एक भी निशान नहीं था। जूता बनाने वाले गुइलॉम लिजिया ने लुमियन को दरवाजे पर खड़े देखा और पूछा, लुमियन, क्या बात है? वह अपनी रसोई की कुर्सी से उठा और लुमियन की ओर मुड़ा। उसके भूरे बाल बिखरे हुए थे और उसके सामने एक हल्का सा चिकना भूरा सफेद एप्रन लटका हुआ था। रसोई में व्यस्त रही आवा आश्चर्य से मुड़ी और लुमियन की ओर देखा। उसने देखा कि लुमियन वहां स्तब्ध खड़ा था। क्या बात है? उसने पूछा। ल्यूमियन क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाला और अपनी यात्रा को समझाने के लिए एक मनगढ़ंत कारण बनाने की योजना बनाई। हालांकि गुइलॉम लिजिया ने एक प्रश्न पूछकर उन्हें प्रेरित किया। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर पूछा, महाशय, क्या बेरी के पेरे ने आपसे चमड़े के जूतों की एक जोड़ी का ऑर्डर दिया था? उन्हें याद आया कि उन्हें और रेमुंड को अगली सुबह शैपर्ड पेरे बेरी से मिलना था और वे तब हैरान रह गए जब उन्होंने लंबी और कठिन यात्रा के खतरों के बावजूद लैंट उत्सव में भाग लेने के लिए अपने झुंड को छोड़कर वापस जाने की जल्दी की। तब तक पेरे बेरी ने मुलायम चमड़े के नए जूते पहन लिए थे। जब तक वह डारिएज में किसी तैयार जूते की दुकान पर नहीं जाता, तब तक चमड़े के जूते बनाने में समय लगता। इसका मतलब था कि पेरे बेरी कम से कम 2 या 3 दिन से गांव में ही था। गिलॉम लिजिया लुमियन के सवाल से हैरान रह गया और बोला, पियरे बेरी कुछ दिन पहले वापस आया था, लेकिन गांव में ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। उसने मुझे ये भी कहा है कि मैं किसी और को इसके बारे में न बताऊं। जैसा कि उम्मीद थी, लुमियन ने एक बहाना बनाया और कहा, मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो बिल्कुल उसके जैसा दिखता था और मुझे लगा कि मैं मतिभ्रम का शिकार हो रहा हूं। क्योंकि उस आदमी ने नए चमड़े के जूते पहने हुए थे, इसलिए मैं आपसे इसकी पुष्टि करने आया हूँ। ये वही है, गुइलॉम लिजिया ने सकारात्मक उत्तर दिया। वह अभी भी 3-4 भेड़ें चरा रहा था, जिनके बारे में उसका दावा था कि उसके मालिक ने उसे दी थी। क्या वे भेड़ों को ऊन काटने और दुहने के लिए मई की शुरुआत में ही गांव में वापस नहीं आने देते? अगर कुछ भेड़ों को अभी वापस लाया गया तो उन्हें चराया कैसे जाएगा? पहाड़ी चरागाहों में चरना अभी भी प्रतिबंधित है। लुमियन जितना इस बारे में सोचता गया, उसे चरवाहे पेरे बेरी का व्यवहार उतना ही असामान्य लगने लगा। और समारोह के अंत में उनके प्रदर्शन ने लुमियन के फैसले को सही साबित कर दिया। हालांकि उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वह, पादरी और अन्य लोग क्या करना चाहते थे, या वे पहले ही क्या कर चुके थे।
लुमियन ने गुइलॉम, लिजिया और एवा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे राहत मिली कि यह सचमुच वही है। मुझे लगा था कि ज्यादा शराब पीने की वजह से मेरे दिमाग और आंखों में कुछ समस्या हो रही है। फिर उन्होंने लिजिया परिवार को हाथ हिलाकर अलविदा कहा। जैसे ही लुमियन लिजियस के घर से निकला, उसके चेहरे से मुस्कान तुरंत गायब हो गई। अब उन्हें पूरा यकीन था कि आज वाकई 29 मार्च है। क्या मैं समय में पीछे चला गया था, या मुझे कोई भविष्य सूचक सपना आया था? सपने इतने वास्तविक नहीं हो सकते। वे इतने वास्तविक होते हैं कि उनमें हर एक विवरण मौजूद होता है। लुमियन चलते चलते गहरी सोच में डूबा रहा। दोनों ही स्थिति में, ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसने केवल ऑरोर के उपन्यासों में पढ़ा था और कभी कल्पना भी नहीं की थी कि यह वास्तविकता में घटित होगा। डॉट 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 घर लौटते समय लुमियन ने चौक का चक्कर लगाया और इटर्नल ब्लेजिंग सन कैथेड्रल के किनारे पर आ पहुंचा। रंगीन कांच की खिड़की, जैसे पूरी तरह से चकनाचूर हो जाना चाहिए था, दीवार में पूरी तरह से धंसी हुई थी, और सतह पर बना सनसेट मिशनरी का चित्र सूर्यास्त के प्रकाश में चमक रहा था। लुमियन इस दृश्य को मिली जुली भावनाओं के साथ देख रहा था। उसके मन में विचारों का इतना टकराव हो रहा था कि मानो धुआं निकल रहा हो। चौक की ओर लौटते समय लुमियन ने गिरजाघर के मुख्य द्वार से एक परिचित आकृति को बाहर निकलते देखा। वह पादरी गुइलॉम बेनेट थे, जिनकी नाक थोड़ी टेढ़ी थी और व्यक्तित्व में एक गरिमापूर्ण आभा थी, और उन्होंने सुनहरे धागों से बना एक सफेद वस्त्र पहन रखा था। लुमियन का दिल घबरा गया और उसने हमले या भागने की तैयारी में अपने शरीर को थोड़ा सा झुका लिया। गुइलॉम बेनेट ने उसकी ओर देखा और भावहीनता से सिर हिलाया। कल प्रार्थना के लिए फिर आइएगा। आह, हाँ, सही है। 29 मार्च की शाम को मैंने उसे रंगे हाथों नहीं पकड़ा। उसका मुझसे कोई झगड़ा नहीं हुआ है, और न ही इस बात की कोई चिंता है कि उसकी गुप्त साजिश का पर्दाफाश होने वाला है। ये सोचकर लुमियन ने सहज प्रतिक्रिया दी। वह सीधा खड़ा हो गया और उसने अपनी बाहें फैला दी। अंदाजा लगाना। डॉट 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 सूर्य की जय हो, गुइलॉम बेनेट ने उसी मुद्रा में उत्तर दिया। गांव के चौक से निकलने के बाद लुमियन को हमेशा की तरह अभी अभी हुई घटना याद आ गई। अचानक उसे एक ऐसी बात का पता चला जिसे उसने पहले नजरअंदाज कर दिया था, क्योंकि वह समय के उलटफेर से हैरान था। उसके पास अभी भी उसकी महाशक्तियां थीं। वह अब भी एक शिकारी था। लिजियस तक पूरे रास्ते दौड़ने के बाद उसे सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी, और पादरी का सामना करते ही उसने तुरंत सबसे अच्छी मुद्रा अपना ली थी। इसका मतलब यह था कि औषधि पीने से पहले की तुलना में उसका शरीर और उसकी स्थिति कहीं बेहतर थी। इससे लुमियन ने यह निष्कर्ष निकाला कि पिछला अनुभव कोई पूर्व ज्ञान वाला सपना नहीं था, और वह पहले से ही सीक्वेंस नो बियॉन्डर था। मैं रात में उस खास सपने में प्रवेश करने की कोशिश करूंगा, ये देखने के लिए कि क्या मैं अब भी प्रवेश कर सकता हूं और क्या कोई बदलाव हुए हैं। लुमियन ने तुरंत अपनी योजना का अगला चरण सोच लिया। घर लौटने के बाद लुमियन ने ऐसा दिखाया जैसे कुछ हुआ ही न हो और अपनी बहन ऑरोर के साथ रात का खाना खाया। चूंकि वह अक्सर ऐसा इसलिए करता था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि जब भी वह किसी मुसीबत में पड़े तो ऑरोर को गड़बड़ी को ठीक करने में उसकी मदद करनी पड़े, इसलिए ऑरोर ने कुछ गड़बड़ महसूस करने के बावजूद आगे कुछ नहीं पूछा। बर्तनों को धोने और रसोई की सफाई करने के बाद लुमियन ने अपनी बहन को सूचित किया और सीधे ओल्ड टैवन चला गया। वह ये पुष्टि करना चाहता था कि क्या कॉडू से संबंधित न होने वाले विदेशी भी उपस्थित होंगे। ओल्ड टैवन में प्रवेश करने के बाद लुमियन बार काउंटर पर बैठ गया और मालिक और बारटेंडर मॉरिस बेनेट और पतले अधेड़ उम्र के व्यक्ति पियरे गुइलॉम का अभिवादन किया। एक गिलास विस्की सौर, उन्होंने बड़े ही सहज अंदाज में कहा। विस्की सौर सेब से बनी कम गुणवत्ता वाली शराब को कहते थे। ये शराब खानों में मिलने वाली कुछ बियर से थोड़ी ही महंगी होती थी। लोग अक्सर इसे शहर की सड़कों पर बेचते थे। मॉरिस बेनेट ने ताना मारते हुए कहा, कंजूस बच्चे, क्या तुम्हें एब्सिंथे का दर्द पसंद नहीं है? लुमियन ने वही परिचित शब्द कहे, क्या यह मेरी तरफ से मुफ्त है? इससे उसका मन थोड़ा भटकने लगा। मॉरिस बेनेट ने तुरंत बोलना बंद कर दिया और लुमियन के लिए एक गिलास विस्की सौर डाला। लुमियन इंतजार करते हुए अपने पे की चुस्की ले रहा था। कुछ ही देर बाद उसे खनकने की आवाजें सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो रयान ने एक खुरदरी गहरे रंग की बॉल हैट, एक फीकी सी डेफेल कोट और हल्के पीले रंग की पैंट पहन रखी थी। लिया ने अपनी सफेद प्लीटेड कश्मीरी ड्रेस, ऑफ वाइट कोट,
मार्सेलन बूट्स और घूंघट से बंधी छोटी चांदी की घंटियों से ओल्ड टैवन में मौजूद लगभग सभी पुरुषों का ध्यान आकर्षित किया। इसी तरह वैलेंटाइन ने सफेद बनियान, नीली ट्वीड जैकेट और काली पतलून पहनी हुई थी, और उसके सुनहरे बालों पर थोड़ा सा पाउडर लगा हुआ था। तीनों सबकी निगाहों के बीच से होते हुए बार काउंटर तक गए और लुमियन के बगल में बैठ गए। लुमियन ने ऊपर देखे बिना मन ही मन सोचा, एक गिलास डारिएच रेड वाइन, एक गिलास राय बियर और एक गिलास क्यूरेपिसे। रायन ने अपनी टोपी उतारकर एक तरफ रख दी। फिर उसने मॉरिस बेनेट से कहा, एक गिलास डारिएच रेड वाइन, एक गिलास राय बियर और एक गिलास क्यूरेपिसे। लुमियन ने एक लंबी आह भरी, और रयान ने पूछा, क्या हुआ? ल्यूमियन ने अपने विस्की सौर का एक घूंट लिया और गहरी आवाज में कहा, मैं कोई नहीं हूँ, मेरे पास सूरज की चमक को देखने का समय नहीं है। 34 कहावतें। ल्यूमियन अवलोकन करना चाहता था, इसलिए उसने लिया और उसके साथियों को जानने की पूरी प्रक्रिया तब तक जारी रखी जब तक वे शाश्वत धधकते सूर्य के गिरजाघर के बाहर नहीं पहुंच गए। उन्होंने पुष्टि की कि ये तीनों विदेशी वास्तव में उन्हें नहीं जानते थे और उनकी शरारतों से सावधान नहीं थे। क्या वाकई समय पीछे चला गया? लुमियन क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। वैलेंटाइन ने अपने सामने खड़ी उस भव्य इमारत को देखते हुए अपने संवाद बोले जो रात के अंधेरे में गुम हो गई थी। हम पहले भी यहाँ आ चुके हैं। यहाँ कोई नहीं है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। लुमियन ने खुद को संभाला और प्रक्रिया का पालन करना बंद कर दिया। उन्होंने सीधे सीधे कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि पादरी तुम्हारे साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहता। उसने इन 3 विदेशियों पर, जिन पर आधिकारिक बेयोंडर्स होने का संदेह था, ये प्रभाव छोड़ने की योजना बनाई थी कि उसे मजाक करना पसंद है लेकिन उसका इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं है। लिया ने कई संभावनाओं के बारे में सोचा और पूछा, आप कह रहे हैं कि पादरी गिरजाघर में तो हैं लेकिन कुछ मामलों के कारण दस्तक का जवाब नहीं दे रहे हैं। लुमियन मुस्कुराया, कैथेड्रल में दूसरों के सामने आपका अफेयर करना उचित नहीं है। ये कहने के बाद उसने सहज रूप से अपने मन में बुदबुदाया, दुर्भाग्य से इस बार मैं वह प्रसिद्ध पंक्ति नहीं सुन सकता, तुमने पवित्र चर्च की योजनाओं को बर्बाद कर दिया। बेशक, मैडम पुआलिस के बारे में और अधिक जानने के बाद उन्हें लगा कि पादरी ने जो कहा वह पूरी तरह से अनुचित नहीं था। शायद पादरी लोग और के जासूसी उपन्यासों के मुख्य पात्रों की तरह हो सकते हैं, जो एक महत्वपूर्ण मिशन को पूरा करने के लिए मैडम पुआलिस द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली बुरी ताकतों में घुसपैठ करने के लिए अस्थायी अपमान सहने और अपने शरीर को धोखा देने के लिए तैयार थे। वैलेंटाइन का ठंडा रवैया अचानक बदल गया और उसने चिंता से पूछा, क्या गिरजाघर में तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा है? लुमियन ने अपने हाथ फैलाए। क्या समस्या है? पादरी तो रोज ऐसा ही करते हैं। शांत हो जाओ। क्या ऐसी कोई कहावत नहीं है? सदियों से यह बात अपरिवर्तित रही है, पुरुष हमेशा महिलाओं का पीछा करेंगे। वैलेंटाइन ने झल्लाकर कहा, लेकिन ये तो एक गिरजाघर है। ल्यूमियन ने एक पल सोचा और उत्सुकता से पूछा, तो जब तक पादरी गिरजाघर में संबंध नहीं बनाता तब तक ये स्वीकार्य है? ये तो ईश्वर के विरुद्ध ईशनिंदा है। वैलेंटाइन गुस्से से फटने ही वाला था। रायन ने कंधे पर थपथपाकर उसे शांत किया, और समूह में सबसे शांत विदेशी ने पूछा, क्या आप जानते हैं कि आज रात पादरी किसके साथ संबंध बना रहा है? लुमियन ने अपना सिर हिलाया। कई संभावनाएं हैं। उनकी रखेलों में मैडम पुआलिस, मेडोना बेनेट, फिलिप्पा गुइलोम और सिबिल बेरी शामिल हैं। मेडोना बेनेट, क्या उनका उपनाम पादरी के उपनाम जैसा ही है? लिया ने बीच में टोकते हुए कहा। लुमियन ने सिर हिलाया। वह और पादरी 2 पीढ़ी दूर के चचेरे भाई बहन हैं। वैलेंटाइन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने दांत पीसते हुए पूछा, क्या गुइलोम बेनेट ईश्वर का सेवक है या शैतान का? क्या तुम्हें सिर्फ यही एक लाइन याद है? मुझे कहीं भी उसका सिर उल्टा हुआ क्यों नहीं दिख रहा? लुमियन ने पादरी का बचाव करते हुए कहा, असल में कुछ नहीं है। डारिएच में एक कहावत है, दूर के चचेरे भाई बहन बेझिझक एक साथ सो सकते हैं। लिया हंस पड़ी और अपने सिर पर लगी चांदी की घंटी को झंझनाते हुए बोली, तुम्हारे पास इतने सारे मुहावरे क्यों हैं? लुमियन ने अपने हाथ फिर से फैला दिए। ग्रामीण इलाकों में ऐसा ही होता है। रायन ने सोच समझकर बीच में टोकते हुए कहा, आपको कैसे पता कि हम दारिएच से नहीं हैं? आप ऐसा नहीं कहते, दारिएच में एक कहावत है। तुमने खुद ही मुझे ये बताया था। लुमियन ने बिना सोचे समझे अपनी बात कह दी थी और वास्तव में पहले जो हुआ था उसे उसने ऐसी जानकारी के रूप में लिया था जो उसे पहले से ही पता थी।
उसके पास बहाना बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आप दारियच के स्थानीय निवासियों जैसे नहीं दिखते। उसने गांव की ओर जाने वाली सड़क की ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने पादरी को ढूंढने में आपकी मदद कर दी है। अब मुझे घर जाना है। लिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे लगा था कि तुम हमारा पीछा करोगे। मैं पादरी को नाराज करने की हिम्मत नहीं करता, लुमियन ने लापरवाही से कहा। जिस ग्रामीण ने पहले उनकी शिकायत की थी, वह काफी समय से लापता है। रायन और बाकी लोगों के जवाब का इंतजार किए बिना उसने हाथ हिलाया और चौक के दूसरी तरफ दौड़ते हुए कहा, मेरे राज को छुपा कर रखना, मेरे पत्ता गोभी। अल्पविराम। ल्यूमियन तारों से जगमगाती एक ग्रामीण सड़क पर चल रहा था, जहां लाल रंग का चंद्रमा बादलों से ढका हुआ था। वह जेब में हाथ डाले हाल की घटनाओं पर विचार कर रहा था। जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंचा, उसने अर्धभूमिगत 2 मंजिला इमारत की छत की ओर देखा। जैसा कि उम्मीद थी, और वहीं बैठी रही, अपने घुटनों को गले लगाए ब्रह्मांड को निहारती रही। अंधेरे में वह अकेली और अलग थलग सी लग रही थी। ये सचमुच दोहराया जा रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि पहले जो हुआ वह सच था और मैं अब सपना देख रहा हूँ? लुमियन ने अभी एक नया अनुमान ही लगाया था कि अचानक उसे दोनों 29 मार्च के बीच का अंतर समझ में आ गया। उसे एहसास हुआ कि जिस महिला ने उसे वैन कार्ड दिया था और उसे रहस्यवाद का ज्ञान दिया था, वह ओल्ड टैवन में मौजूद नहीं थी, जिससे वह ये निर्धारित नहीं कर पा रहा था कि वह सपना देख रहा है या नहीं। मैं कल पुष्टि कर दूंगा। लुमियन ने खुद को संभाला, अपने घर की ओर चला और दरवाजा खोल दिया। पिछली बार की तरह ही लुमियन दूसरी मंजिल पर लगी सीढ़ी का इस्तेमाल करके छत पर चढ़ गया और के बगल में बैठ गया। इस नज़ारे में ऐसा क्या दिलचस्प है? लुमियन ने जानबूझकर कहा। और ने अपना सिर घुमाया और आह भरी। जैसे ही वह कुछ बोलने वाली थी, लुमियन ने कहा, मेरा मतलब है, ब्रह्मांड का आपके लिए क्या अर्थ है? और ने उसे ध्यान से देखा। आज तो आप कुछ ज्यादा ही सीधे सीधे बात कर रहे हैं। फिर उसने आकाश की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, जैसा कि आप जानते हैं, मैं कौडू या दारियच से नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि आपने कभी यह कहावत सुनी है या नहीं कि घर वह जगह है जहां आप वापस नहीं लौट सकते। लुमियन ने ब्रह्मांड की ओर देखते हुए मजाक नहीं किया। और अपने बेडरूम में गई और अपने पेन पाल को चिट्ठी लिखने लगी। ल्यूमियन ने अपने बियोंडा होने की बात किसी को नहीं बताई। वह दूसरी मंजिल पर लौटा और की बहन से उसके पेन पाल के बारे में थोड़ी बातचीत की, फिर और का दरवाजा बंद करके अपने बेडरूम में लौट गया। सफेद रंग के 4 टुकड़ों वाले बिस्तर को देखते ही लुमियन की धड़कनें तेज हो गईं। उसने तकिया उठाया और उस पर माइना आर्काना टैरो कार्ड मिला, जो 7 ऑफ वेंस को दर्शाता था। डॉट डॉट डॉट। हरे रंग के वस्त्र पहने, चेहरे पर दृढ़ भाव लिए, हाथ में छड़ी पकड़े, शत्रुओं से लड़ने के लिए तैयार उस व्यक्ति को देखकर लुमियन को उस महिला द्वारा कार्ड की व्याख्या याद आ गई। संकट, चुनौती, टकराव, साहस। लुमियन जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता गया, उतना ही उसे महसूस हुआ कि ये 4 शब्द वास्तव में उसकी वर्तमान स्थिति को बयां करते हैं। कार्ड निकालने से पहले इस बात की प्रबल संभावना थी कि वह किसी संकट में फंस जाएगा और चुनौतियों का सामना करेगा। अब मुझे हिम्मत जुटाकर इस समस्या का सामना करना होगा। अरे, क्या समय पीछे नहीं चला गया? मैं उस महिला से मिला भी नहीं हूं और न ही कार्ड निकाला है। ये यहाँ क्यों है? लुमियन घबरा गया। उसे अपने पिछले अनुमानों पर पूरा भरोसा नहीं था। उसके मन में तरह तरह के विचार और निष्कर्ष तुरंत उभर आए, जैसे उबलते पानी में बुलबुले उठते हैं। इससे लुमियन का सिर दर्द करने लगा, उसे लगा जैसे वह पागल होने वाला है। अंत में लुमियन ने फिलहाल उस महिला और उसके द्वारा दी गई वस्तु को एक अपवाद के रूप में मानने का फैसला किया। उस महिला के रहस्यमय और अनोखे व्यक्तित्व को देखते हुए ये स्वाभाविक माना जाता था कि समय के उलटफेर से उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर मैं उसे कल ढूंढ लूं और वो मुझे पहचान ले, तो इसका मतलब है कि मेरा अनुमान गलत नहीं था। लुमियन ने गहरी सांस ली, मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करते हुए। वह हाथ मुंह धोने के लिए वॉशरूम गया और जल्दी सो गया। ल्यूमियन परिचित हल्की भूरी धुंध में जागा और उठकर बैठ गया। उसने खिड़की के सामने लकड़ी की मेज और कुर्सी देखी। वह एक बार फिर उस विशेष स्वप्न में प्रवेश कर चुका था। जब लुमियन को पता चला कि वैन कार्ड अभी भी मौजूद है, तो उसे पता चल गया कि वह अंदर जा सकता है। लुमियन ने अनजाने में अपने कपड़ों की भीतरी जेब को छुआ और उसका चेहरा भावहीन हो गया। सोने के सिक्के गायब हो गए। सारे सोने के सिक्के गायब हो गए।
ल्यूमियन जल्दी से बिस्तर से कूद गया और उसने अपने पूरे शरीर और उस जगह की तलाशी ली जहां वह लेटा हुआ था, लेकिन उसे वे नहीं मिले। उसके पास एक कौड़ी के बराबर भी तांबे के सिक्के नहीं थे। क्या यहाँ भी समय उलट गया है? लुमियन को अचानक ऐसा लगा। उसने चारों ओर देखा और उसे वहां बंदूक, कुल्हाड़ी या कांटा नहीं दिखा जो वहां होना चाहिए था। उसने खुद को शांत किया और पहली मंजिल पर चला गया, जहां उसे त्रिशूल और कुल्हाड़ी अपनी मूल जगहों पर मिले, जो स्वप्न खंडहरों की उसकी पहली खोज के समान थे। इसी प्रकार मक्के के तेल की बाल्टी भी चूल्हे के पास नहीं रखी गई थी। जहां तक शॉटगन की बात है, लुमियन ने हर जगह खोजा लेकिन उसे वह नहीं मिली। ल्यूमियन को धीरे धीरे यह विश्वास होने लगा कि सपने में समय पीछे की ओर मुड़ गया था। मैं खंडहरों की जांच करके देखूंगा कि क्या वे दोनों राक्षस अभी भी वहां हैं, लुमियन ने धीरे से खुद से कहा। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाए और दरवाजा खोला। कुछ ही समय बाद वह दरारों और खरपतवारों से भरे बीहड़ इलाके से गुजरा और खंडहरों के किनारे पर पहुंच गया। पहली बार जब उसने शिकारी के रूप में इस जगह का पता लगाया था, उससे अलग उसने जीवित प्राणियों द्वारा छोड़े गए कई निशान देखे, जिनमें से दो ऐसे थे जो अक्सर उस क्षेत्र में दिखाई देते थे जब वह उन पर ध्यान देता था। उसने पैरों के निशानों के एक समूह का पीछा करते हुए आधे ढह चुके घर तक पहुंचा। अगर मेरे पास अतीत में ऐसी महाशक्तियां होती, तो मैं अपनी पहली खोज के दौरान लगभग घात लगाकर हमले का शिकार कैसे हो गया। लुमियन ने अपनी कुल्हाड़ी उठाए और इमारत में प्रवेश किया। वह सीधे अपने गंतव्य की ओर गया और टूटे हुए मिट्टी के बर्तन के सामने पहुंच गया। अंदर से सोने का एक छोटा सा टुकड़ा रिसकर बाहर आ गया। ल्यूमियन झुका और लुई डी और को उठा लिया। इसका रंग बिल्कुल वैसा ही चमकदार था जैसा पहली बार ल्यूमियन ने इसे उठाते समय देखा था। सचमुच समय उलट गया है। कुछ अपवादों को छोड़कर सब कुछ अपनी मूल स्थिति में लौट आया है, लुमियन ने आह भरी। अचानक उसने दो तेज कदम आगे बढ़ाए, अपनी कमर घुमाए और आधा दाहिनी ओर मुड़ गया। जैसे ही उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, उसके हाथ में मौजूद कुल्हाड़ी तेजी से बाहर निकल आई। बिना चमड़ी वाला, खून के रंग का वह राक्षस छत से कूदते ही अपने लक्ष्य से ओझल हो गया। उसका सामना एक कुल्हाड़ी से हुआ। छी! उसका सिर धड़ से अलग हो गया, और उसका धड़ से अलग हुआ शरीर खून और मवाद के बीच जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। 35 अंतर, ये पिछली बार जितना ही शक्तिशाली है, लुमियन ने चमड़ी विहीन राक्षस के शव को देखते हुए खुद से बुदबुदाया। समय के उलटफेर से पहले वह राक्षस के साथ बराबरी का मुकाबला कर रहा था और उसे हराने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता पर निर्भर था। अब एक बियॉन्डर के रूप में उसे खत्म करने के लिए अपनी कुल्हाड़ी के केवल एक ही वार की आवश्यकता थी। बेशक उसे पहले से ही ऐसी घटनाओं का अनुभव होने और राक्षस की आक्रमण रणनीति की जानकारी होने का लाभ प्राप्त था। इसी वजह से वह उसकी चालों का अनुमान लगा सका। पहले और बाद के अंतर ने लुमियन को यह महसूस कराया कि बियॉन्डर बनने के बाद उसमें काफी सुधार हुआ है। कुछ देर सोचने के बाद उसने राक्षस के शव और सिर को एक कोने में ले जाकर रख दिया, लेकिन उसे चट्टानों, लकड़ी और मिट्टी के नीचे नहीं छिपाया, बल्कि उसे जमीन पर फैले खून के साथ खुला छोड़ दिया। इसके बाद लुमियन ने जल्दी से आधी ढह चुकी इमारत की तलाशी ली और शेष 197 वरल डी और 25 कॉपेट को ढूंढ निकाला और उन्हें अलग अलग समूहों में वर्गीकृत किया। उसने नीली किताब के पन्ने दोबारा पलटे लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिला। अपनी खोज पूरी करने के बाद वह खंडहरों में और गहराई तक घुस गया। हालांकि केवल 20 से 30 मीटर चलने के बाद उसने अपना रास्ता बदल लिया और अपने शुरुआती बिंदु पर लौट आया। जीवित रहते हुए उस निर्जीव राक्षस के मार्ग का अनुसरण करते हुए वह फुर्ती से आधी ढही हुई छत पर चढ़ गया। आवश्यक तैयारियां करने के बाद उसने खुद को छिपा लिया। लुमियन एक अनुभवी शिकारी की तरह पल पल धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता रहा। कुछ समय बाद खंडहरों से एक आकृति प्रकट हुई। ये वही राक्षस था जिसने पहले ल्यूमियन को हंटर बियॉन्डर की विशेषता दी थी, अपने आधे इंसान आधे जानवर जैसे रूप, मुड़े हुए घुटनों, चिकने काले बालों और पीठ पर शॉटगन के साथ। बंदूकधारी राक्षस सावधानीपूर्वक पास आया, मानो वह दैनिक गश्त पर हो। अचानक उसने हवा को सूंघा और दूर से खून की गंध महसूस की। उसने तुरंत अपनी दिशा बदली और आधी ढह चुकी जली हुई इमारत की ओर बढ़ गई। खून के निशानों का पीछा करते हुए राक्षस को बिना चमड़ी वाले राक्षस का शव और सिर मिला। वह नीचे बैठकर उसका ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने लगा।
आधी ढही हुई छत पर लुमियन ने अपना सिर हिलाया और खुद से बुदबुदाया, इतनी दूरी से भी तुम मुझे सूंघ नहीं सकते। खून की गंध के बावजूद तुम्हें मुझे चूकना नहीं चाहिए था। बड़बड़ाते हुए उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाए और अपने बगल में पत्थर में बनी उस दरार पर जोर से प्रहार किया जिसे उसने पहले से तैयार कर रखा था। टकरा जाना। आधी गिरी हुई छत हिल उठी और भारी भारी चट्टानें नीचे गिर पड़ी। बंदूकधारी राक्षस ने तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए अपनी कमर घुमाई, अपने पैरों से लात मारी और एक अक्षुवण क्षेत्र की ओर छलांग लगाई। ल्यूमियन मुस्कुराया और एक चील की तरह हवा में अपने शिकार को झपटने के लिए अक्षुवण छत से नीचे झपटा। तेज हवाओं के बीच लुमियन और बंदूकधारी राक्षस हवा में भिड़ गए। लुमियन ने एक हाथ से अपनी कुल्हाड़ी उठाई, जबकि राक्षस हताशा में पीछे मुड़ने और वार रोकने की कोशिश कर रहा था। लुमियन ने अपने बाएं हाथ की मुट्ठी कसी और नीचे की ओर मुक्का मारा। जैसे ही राक्षस ने अपना हाथ रोकने के लिए बढ़ाया, लुमियन ने अपनी हथेली खोली और अपनी ताकत कम करते हुए राक्षस का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही लुमियन ने अपना बायां हाथ पीछे खींचा, उसने अचानक अपने दाहिने हाथ में मौजूद कुल्हाड़ी से वार किया। तलवार राक्षस पर जा लगी और वे दोनों खून के तालाब में जमीन पर गिर पड़े। ल्यूमियन, जिसके पास एक बफर पैड था, उस झटके से अप्रभावित रहा। उसने अपना हाथ उठाया और अपनी कुल्हाड़ी से एक बार फिर राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। अपनी अनिच्छा के बावजूद सिर 2 बार लुढ़का और शरीर से अलग हो गया। खड़े होकर लुमियन ने राक्षस को देखा और उपहास उड़ाते हुए कहा, तुम कमजोर पड़ गए हो। तुम्हारे पास बस एक भयानक खोल है, अंदर एक भरा हुआ बिजूका के अलावा कुछ नहीं है। एक शिकारी होने के नाते उसे शॉटगन वाले राक्षस से दोबारा निपटने का पूरा भरोसा था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना आसान होगा। जमीन पर पड़े शव को देखते हुए लुमियन धैर्यपूर्वक बियॉन्ड विशेषता के प्रकट होने की प्रतीक्षा करने लगा। हालांकि काफी देर इंतजार करने के बाद भी उसे गहरे लाल रंग की रोशनी का कोई निशान नहीं दिखा। कुछ नहीं, लुमियन ने हैरानी से खुद से कहा। हालांकि उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ। पिछली बार उसने शॉटगन मॉन्स्टर की बियॉन्ड विशेषता प्राप्त कर ली थी और उसे एक औषधि में बदल दिया था जिसे वह पहले ही पी चुका था। समय के उलटफेर से मैं वापस एक साधारण इंसान नहीं बन पाया, और मेरे शरीर से बियॉन्ड की विशेषता गायब नहीं हुई। इसका मतलब है कि मेरे अंदर हंटर बियॉन्ड की एक विशेषता कम हो गई है। शॉटगन मॉन्स्टर सिर्फ अपनी जीवित अवस्था में वापस आ गया है, लेकिन उसमें असल में जो महत्वपूर्ण है वह गायब है। अब सवाल यह है कि समय के उलटफेर से पहले मैं जैसा था वैसा ही क्यों हूं? उसे इसका कोई जवाब नहीं सूझा, इसलिए उसने शॉटगन मॉन्स्टर से तांबे के सिक्के लूटने और खंडहरों से निकल जाने का फैसला किया। अल्पविराम। अगली सुबह लुमियन ने 30 मार्च की तरह अपनी बहन के सामने सिरदर्द का बहाना नहीं बनाया। इसके बजाय वह जल्दी उठा और नाश्ता तैयार किया, जिसमें टोस्ट, तले हुए उबले अंडे, बेकन के टुकड़े और अन्य चीजें शामिल थीं। और लुमियन की लगन देखकर हैरान रह गई। अरे, तुम इतने मेहनती हो। मुझे लगा था कि कल इतना ज्यादा पीने के बाद तुम आज सुबह उठ भी नहीं पाओगे। ल्यूमियन ने सहज भाव से जवाब दिया, बस एक गिलास एप्पल विस्की सौर और एक गिलास एब्सिंथ थे। इसमें ज्यादा क्या है? औरों ने सिर हिलाया और मुस्कुराई। इसमें गर्व करने जैसी क्या बात है? शराब के अलावा बाकी सभी मादक पे हमारे लिए हानिकारक हैं और हमारे दिमाग पर बुरा असर डालते हैं। इसीलिए तो तुम दिन ब दिन और भी बेवकूफ होते जा रहे हो, मेरे शराबी भाई। लुमियन, जो अपनी बहन से बहस नहीं कर सकता था, मन ही मन बुदबुदाया, शराब अपवाद क्यों है? क्योंकि मुझे ये पसंद है, औरों ने जवाब दिया, और लुमियन को पलटवार करने की चुनौती दी। लुमियन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। नाश्ते के बाद वह बाहर जाने के बजाय घर पर ही रुका और आटा गूंद था। औरों ने आश्चर्य से अपनी जीभ चिटकाई। क्या तुमने कोई गड़बड़ की? तुम तो बड़े आज्ञाकारी हो। बताओ, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें एक अतिरिक्त युद्ध प्रशिक्षण दूंगा। कुछ नहीं, लुमियन ने सवाल को टालते हुए कहा। मुझे लगता है कि गांव में चीजें दिन ब दिन अजीब होती जा रही हैं। कुछ लोग असामान्य व्यवहार कर रहे हैं। और क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? ल्यूमियन ने गौर किया था कि उसकी बहन को समय के उलटफेर से जुड़ी कोई यादें नहीं थी, लेकिन गांव में असामान्य स्थिति 29 मार्च से पहले ही शुरू हो गई होगी। एक रहस्यमयी प्रार्थनाकर्ता होने के नाते औरों ने शायद इसे महसूस किया होगा, लेकिन उसने इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। औरों का चेहरा गंभीर हो गया। क्या आपको भी यह महसूस हो रहा है कि कुछ गड़बड़ है?
डॉट 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 मुझे बताओ, वे कौन लोग थे जिन्होंने तुम्हें ऐसा महसूस कराया? जैसा कि उम्मीद थी, और जानती थी कि कुछ लोगों के साथ कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि समस्या इतनी गंभीर होगी। लुमियन ने हाथ धोए और जवाब देने से पहले सोचा, मैडम पुआलिस, पादरी पोन्स बेनेट और चरवाहा पियरे बेरी, जो गांव जल्दी लौट आए थे। मैडम पुआलिस में वाकई कुछ गड़बड़ है। जब वह प्रशासक के साथ कॉडो आई थी, तभी मुझे उनके बारे में कुछ पता चल गया था, लेकिन वह बहुत संयमित थी। लगातार विवाहेतर संबंध रखने के अलावा उनमें कोई बुराई नहीं थी। मैंने उनमें कुछ देखा था। और ने खुद को रोक लिया। वह लुमियन को अलौकिक दुनिया में घसीटना नहीं चाहती थी। क्या मैडम पुआलिस लगातार विवाहेतर संबंध रखती थी? इससे पहले कि लुमियन को पता चलता कि मैडम पुआलिस का पादरी के साथ संबंध है, वह उन्हें एक सभ्य महिला मानता था। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि मैडम पुआलिस के पादरी के अलावा अन्य पुरुषों के साथ भी संबंध थे। बेशक, ये मैडम पुआलिस के बारे में लुमियन के रूढ़िवादी दृष्टिकोण के अनुरूप था। पादरी की बात करें तो उनमें भी महाशक्तियों की वैसी ही प्रबल इच्छा है जैसी आप में है, लेकिन उन्हें कभी भी शाश्वत प्रज्वलित सूर्य चर्च का आशीर्वाद नहीं मिला। और ने आगे कहा, पोन्स बैनेट जैसा आदमी, जिसका दिमाग सिर्फ मांसपेशियों का बना है, कुछ भी अजीब नहीं कर सकता। चरवाहे पियरे बेरी की बात करें तो कुछ भेड़ों को वापस लाना थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन मैं यह नहीं बता सकती कि क्या गड़बड़ है, और मैं गहराई से जांच करने की हिम्मत भी नहीं करती। जैसा कि मिस्ट्री प्रेयर मार्ग के अनुक्रम 7 से उम्मीद की जा सकती है। समय के उलटफेर से पहले मैंने ग्रांडे सोवा से ऐसे विषयों पर ज्यादा बातचीत नहीं की थी। दरअसल, मैंने उस महत्वपूर्ण संकेत को नजरअंदाज कर दिया था कि पियरे बेरी की भेड़ों के साथ कोई समस्या हो सकती है। हाँ, उस समय मुझे पियरे बेरी पर ज्यादा शक नहीं था। मुझे बस ये थोड़ा अजीब लगा कि वह उपवास में भाग लेने के लिए जल्दी वापस आ गया। जैसे ही लुमियन बोलने ही वाला था, दरवाजे पर खनखनाहट की आवाज आई। घर की घंटी बजी। ल्यूमियन दरवाजे के पास गया और पूछा, कौन है? और के लिए एक टेलीग्राम है। बाहर खड़े व्यक्ति ने जोर से जवाब दिया। डॉट 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 टेलीग्राम। और हैरान थी। मुझे कौन टेलीग्राम भेजेगा? आजकल तो कोई जरूरी बात ही नहीं है। ल्यूमियन भी असमंजस में था। 30 मार्च को समय में बदलाव होने से पहले उन्हें कोई टेलीग्राम नहीं मिला था। रुको, लुमियन ने सोचा। मैं 30 मार्च की सुबह रेमुंड का इंतजार करने गांव के चौक पर गई थी। शायद दादी को कोई टेलीग्राम मिला हो, लेकिन उन्होंने मुझे बताया न हो। लुमियन ने झटपट दरवाजा खोला। बाहर बर्ट्रैंड खड़ा था, जो प्रशासक का टेलीग्राम प्रभारी अधीनस्थ था। उसने लुमियन को एक कागज का टुकड़ा दिया और कहा, वन वर्ल्ड ओ। भूरे बालों और भूरी आंखों वाला बर्ट्रैंड कॉडो का निवासी नहीं था और वह दारियच के प्रशासक के साथ यहाँ आया था। वह बाहर से मिलनसार दिखता था, लेकिन असल में काफी लालची था। लुमियन ने बर्ट्रैंड को एक वरल दी और मूल्य का एक चांदी का सिक्का उछाला और टेलीग्राम को देखा। विषय वस्तु सरल थी। लुमियन ने उस पर सरसरी नजर डाली। जिस लेखक सम्मेलन का जिक्र पहले किया गया था, वह जून में है। अगर आप चाहें, मिस औरोर, तो आप अभी ट्रायल के लिए रवाना हो सकती हैं। घूमने के लिए पर्याप्त समय निकालें। हम गारंटी देते हैं कि यह एक बहुत ही खूबसूरत यात्रा होगी। इस पर नॉवेल वीकली के संपादकीय विभाग के हस्ताक्षर थे। वाह, लुमियन की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या ये नॉवेल वीकली की ओर से जवाब था? मैंने कब कहा कि मैं लेखकों की गोष्ठी में जाना चाहती हूँ? और झुककर टेलीग्राम पढ़ने लगी। नॉवेल वीकली के संपादकीय विभाग को क्या हो गया है? एक साथ इतने सारे लोगों से मिलना कितना झंझट भरा है। बर्ट्रैंड तब तक दरवाजे से काफी दूर जा चुका था। लुमियन दंग रह गया और अचानक उसके मन में एक साहसिक विचार आया। उसके हाथ में मौजूद टेलीग्राम वाकई नॉवेल वीकली का जवाब था, लेकिन यह उस टेलीग्राम का जवाब था जो वह कुछ दिनों में भेजने वाला था। और सटीक कहें तो समय में वापस जाने से पहले उसने जो टेलीग्राम भेजा था, उसका जवाब समय के उलटफेर के बाद मिला था, और उसके वर्तमान अनुभव के अनुसार वह टेलीग्राम अभी तक भेजा ही नहीं गया था।